नमस्कार। आज हम एक ऐसे डिजिटल कॉन्सेप्ट की तह तक जाएंगे जिसने थ्योरेटिकल क्रिप्टोग्राफी के पन्नों से निकलकर सीधे वॉल स्ट्रीट तक का सफर तय किया है। जी हाँ, बिटकॉइन। बिना वक्त जाया किए सीधे सोर्स मटेरियल और डेटा के जरिए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिकोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम 5 हिस्सों में इसे समझेंगे। बिना बिचौलिए का पैसा, द प्रूफ ऑफ वर्क इंजन, स्केलेबिलिटी की चुनौती, डिजिटल वेल्थ की सुरक्षा और आखिर में आज का मॉडर्न निवेश परिदृश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस बुनियादी सवाल पर आते हैं, आखिर पैसा है क्या? सच तो ये है कि पैसा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक शेयर्ड विश्वास। चाहे वो सदियां पुरानी चमकती सीपियां हो, पेपर करेंसी हो या फिर स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए डिजिटल नंबर्स, जब तक हम सबकी सहमति है उसकी वैल्यू बनी रहती है। और बस इसी विश्वास की नींव पर इस डिजिटल एसेट का जन्म हुआ। एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी जो सीधे पीयर टू पीयर नेटवर्क पर ऑपरेट करती है। यहाँ ना कोई सेंट्रल बैंक है, ना कोई सिंगल अथॉरिटी या बॉस। ये एक ऐसी प्रणाली है जो वेल्थ को स्टोर करने के साथ साथ करेंसी का भी जबरदस्त काम कर सकती है। बिना बिचौलिए का पैसा। चलिए देखते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इस टेक्नोलॉजी ने आखिर किस मूल समस्या को टैकल किया। अब इस स्लाइड पर नजर डालते हैं, ये काफी दिलचस्प है। 2008 में सतोशी नकामोटो नाम के एक सूडोनिमस व्यक्ति या शायद किसी ग्रुप ने एक वाइट पेपर के जरिए एक बिल्कुल नया आइडिया प्रस्तुत किया। इनका मेन टारगेट था डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी एक ही डिजिटल सिक्के को इंटरनेट पर 2 बार खर्च करने के फ्रॉड को पूरी तरह रोकना। यहाँ मूल फर्क समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल सिस्टम में ना हमें पूरी तरह से बैंक्स जैसे थर्ड पार्टीज पर निर्भर रहना पड़ता है और वहाँ ट्रांजैक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। इसके मुकाबले ये नया सोल्यूशन पूरी तरह से क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ पर आधारित है। एक पीयर टू पीयर नेटवर्क जहाँ लेनदेन इरिवर्सिबल है और भरोसा इंसानों पर नहीं बल्कि प्योर मैथमेटिक्स पर किया जाता है। सतोशी नाकामोटो का ये फेमस मिशन स्टेटमेंट इस पूरी फिलॉसफी की जान है। ये दर्शाता है कि कैसे ट्रांजैक्शन मीडिएटर्स पर ट्रस्ट करने की जरूरत को ही खत्म करना था। जरा सोचिए, एक ऐसी प्रणाली जहां 2 पार्टीज बिना किसी तीसरे पर विश्वास किए सीधे एक दूसरे के साथ सिक्योर लेनदेन कर सकें। यही तो कोर आइडिया था। सेक्शन 2, द प्रूफ ऑफ वर्क इंजन। अब इसके मैकेनिकल इंजन को थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये पब्लिक लेजर सिक्योर कैसे रहता है। इसे एक ऐसी शेयर्ड पब्लिक नोटबुक समझ लीजिए जिसे सब पढ़ सकते हैं पर कोई अकेले बदल नहीं सकता। माइनिंग को अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल गेसिंग गेम है। होता क्या है कि कंप्यूटर्स ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें एक मैथ ब्लेंडर यानी क्रिप्टोग्राफिक फॉर्मूला में डालते हैं। जो कंप्यूटर सबसे पहले सही विनिंग आउटपुट ढूंढ लेता है वो उस नोटबुक में नया पेज ऐड कर देता है। और ध्यान रहे, इस प्रोसेस में रियल एनर्जी और बहुत हेवी कंप्यूटिंग पावर खर्च होती है। खैर, इस गेसिंग गेम का स्केल काफी हैरत अंगेज है। 1 सेक्सिलियन मतलब 1 के बाद 21 जीरो। नेटवर्क के कंप्यूटर्स मिलकर हर एक सेकंड लगभग इतने गेसेस लगा रहे हैं। ये मैसिव नंबर अपने आप में इस नेटवर्क की इमेंस कंप्यूटिंग पावर और एनर्जी स्केल का सबूत है। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है ना? लेकिन इस सब में सबसे ब्रिलियंट पार्ट है इस नेटवर्क की ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी। नेटवर्क पर चाहे कितने भी नए माइनर्स आ जाएं, सिस्टम ऑटोमेटिकली हर 2 हफ्ते में इन मैथमेटिकल पजल्स की डिफिकल्टी को एडजस्ट कर देता है। मकसद बिल्कुल क्लियर है, नया ब्लॉक हमेशा लगभग 10 मिनट में ही बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मूल बात यह है कि इस पूरे इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्केर्सिटी में छुपी है। टोटल सप्लाई स्ट्रिक्टली 21 मिलियन कॉइन्स पर कैप की गई है। ये एक फाइनाइट और डिफ्लेशनरी एसेट है जो उन ट्रेडिशनल फिएट करेंसीज के बिल्कुल विपरीत है जिन्हें सरकारें अनंत मात्रा में प्रिंट कर सकती हैं। सेक्शन 3, सॉल्विंग द स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम। जैसे जैसे इसका ग्लोबल क्रेज बढ़ा, नेटवर्क को कुछ स्ट्रक्चरल और टेक्निकल रुकावटों का सामना करना पड़ा। हम उस पर आते हैं। सबसे बड़ा बॉटलनेक था 10 मिनट का ब्लॉक टाइम और 1 मेगाबाइट की ब्लॉक साइज लिमिट। इन कंस्ट्रेंट्स की वजह से नेटवर्क 1 सेकंड में मैक्सिमम 3 से 7 ट्रांजैक्शंस ही प्रोसेस कर पाता था। जैसे ही नेटवर्क पर डिमांड बढ़ी, प्रोसेसिंग में डिले होने लगा और ट्रांजैक्शन फीस आसमान छूने लगी। इस समस्या को सुलझाने के चक्कर में कम्युनिटी में काफी टेक्निकल डाइवर्जेंस देखा गया। 2015 से 2017 के बीच अलग-अलग प्रस्ताव आए।
एक तरफ सेगविट अपग्रेड को अपनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक साइज बढ़ाने के पक्ष में बिटकॉइन कैश का निर्माण हुआ। ये दोनों ही नेटवर्क को स्केल करने के अलग अलग दृष्टिकोण थे। इन्हीं चैलेंजेस के बीच एक और समाधान बनकर उभरी लेयर 2 टेक्नोलॉजीज जैसे द लाइटनिंग नेटवर्क। इसे मैं ब्लॉकचेन के ऊपर बनी एक एक्सप्रेस लेन की तरह देख सकते हैं। ये ट्रस्टलेस ऑपरेशन मेंटेन करते हुए हाई स्पीड और लगभग 0 फीस के साथ रैपिड छोटे पेमेंट्स करने की सुविधा देती है। सेक्शन 4 सिक्योरिंग डिजिटल वेल्थ। टेक्निकल बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं कि इन डिजिटल एसेट्स को हैक्स या लॉस से बचाया कैसे जाता है। स्टोरेज के 2 मूल तरीके हैं, हॉट वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट्स। हॉट वॉलेट्स जैसे एक्सचेंजेस या मोबाइल ऐप्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ये क्विक ट्रांजैक्शंस के लिए आसान तो है, पर इनमें वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ कोल्ड वॉलेट्स जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस पूरी तरह ऑफलाइन होते हैं। ये हाईली सिक्योर हैं और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। एक और बड़ा फैसला कस्टोडियल और सेल्फ कस्टडी स्टोरेज के बीच का है। कस्टोडियल स्टोरेज में थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट कीज होल्ड करते हैं। सुविधा मिलती है, पर कंट्रोल उनका होता है। सेल्फ कस्टडी में ओनरशिप सीधे यूजर के पास होती है, पूरा कंट्रोल यूजर का होता है, लेकिन कीज सिक्योर रखने की पूरी जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ उसी की होती है। बड़े फंड्स को मैनेज करने के लिए एक हाईली सिक्योर स्ट्रैटेजी यूज होती है जिसे मल्टी सिग्नेचर या मल्टी सिग वॉलेट्स कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के लिए एक साथ कई सिग्नेचर्स की जरूरत होती है। ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को पूरी तरह खत्म कर देता है, जो बिजनेसेस या लार्ज होल्डिंग्स के लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। सेक्शन 5 द मॉडर्न इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। चलिए अब देखते हैं कि इंटरनेट का ये पैसा अब वॉल स्ट्रीट और ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। आज के दौर में एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स यानी ETPs ने पब्लिक के लिए एस्टैब्लिश्ड ब्रोकरेजेस के थ्रू रेगुलेटेड एक्सेस बहुत आसान कर दिया है। इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन मैसिव स्केल पर बढ़ रहा है और लोग अब ट्रेडिशनल IRAs के जरिए टैक्स डिफर्ड ग्रोथ और रॉथ IRAs के थ्रू टैक्स फ्री विड्रॉल्स का बड़ा फायदा उठा रहे हैं। इसकी प्रिडिक्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी का एक काफ़ी अहम हिस्सा है द हार्विंग। हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद यानी लगभग हर 4 साल में नेटवर्क पर नए सॉइन्स बनने की स्पीड एग्जैक्टली आधी कर दी जाती है। ये प्रिडिक्टेबल स्लोडाउन साल 2140 तक ऐसे ही चलेगा। तो इसके साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, जब साल 2140 में आखिरी कॉइन माइन हो जाएगा तब आखिर क्या होगा। उस वक्त माइनर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस का ही सहारा बचेगा। क्या हम तब तक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के एक बिल्कुल नए दौर में होंगे? उम्मीद है सोर्स मटेरियल की इस चर्चा से ये डिजिटल क्रांति हम सबको थोड़ी और बेहतर समझ आई होगी।